तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि बिग मॉम 1000 सनी के ऊपर हमला कर देती है और प्रोमेथ्यूस अपना रौद्र रूप धारण कर लेता है। और इससे पहले कि बिग मॉम इन सभी को मार डालती, सांजी वेडिंग केक लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिसकी खुशबू को पाकर बिग मॉम डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बैजी की शिप का पीछा करने लगती है। और पैरोस्पैरो को लगता है कि जरूर इन लोगों ने इस केक के अंदर जहर मिलाया होगा ताकि मामा इसे खाकर मर जाए। और पैरोस्पैरो इनकी शिप का पीछा करने लगता है और स्मूदी और बाकी सभी लोगों को 1000 सनी का पीछा करने के लिए भेज देता है। और दूसरी तरफ काताकुरी की बहन फ्लैम्पे यहाँ पर आ जाती है और आकर लूफी और काताकुरी की लड़ाई के बीच में लूफी को इंजर्ड कर देती है। और इसके इस अटैक की वजह से लूफी डिसबैलेंस हो जाता है और काताकुरी के वेपन का अटैक इसे पड़ जाता है। ये देखकर काताकुरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने सारे अटैक्स लूफी पर उतारना शुरू करता है और लूफी को मार मार कर बेहोश कर देता है। और समुद्र के अंदर बैजी की शिप बिग मॉम को चेज कराते हुए दूर लेकर जा रही थी। वैसे देखा जाए तो हमने अपने लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द पा लिया है। अगर हम चाहे तो अभी भी यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। नहीं बैजे, मुझे किसी भी हालत में नामी की मदद करनी है। बस उस केक पर भरोसा रखो, उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। और स्मूदी की शिप अब सनी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। लगता है ये बिग मॉम हमें जिंदा वापस नहीं भेजने वाली। नामी, हम लोग कितनी देर में ककाओ आइलैंड पर पहुंच जाएंगे? सांजी, हम लोग रात के लगभग 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था। गाइज, ये सब तो ठीक है, पर आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि लूफी कब और किस जगह से वापस आएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे मिरर्स होंगे और हमें एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं होगी। वहाँ पर ऑलरेडी बिग मॉम के बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, पर मेरे पास एक तरीका है जिसके जरिए से हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर अवन को मॉन्टोर का कॉल आता है, जहाँ पर मॉन्टोर इसे सारी बातें बता देता है। ये भी कि वो होल केक शैटो में जो बड़ा सा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शैटो हुई कोलैप्स कर गया था, वो धमाका भी स्ट्रॉ हेड्स ने ही किया था। और ये सुनकर अवन का भी दिमाग खराब हो जाता है और सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर देता है। और अवन अपने सामने एक बहुत बड़ी सी मिरर को ले आता है, जो कि इन सभी के बीचों बीच रखी जाती है। और ककाओ आइलैंड के ऊपर जितने भी मिरर्स थे उन सभी को तोड़वा देता है, जिसका मतलब है कि अब लूफी को इसी मिरर के थ्रू बाहर आना होगा। अगर किसी ने भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और मुझे ये खबर सुनने को मिली कि स्ट्रॉ हेड तुम में से किसी एक ही घर में मौजूद मिरर के अंदर से एस्केप कर गया, तो हम उसके पूरे परिवार का सकलम कर देंगे। और ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और अपने घरों में सारे मिरर्स को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर मिरर वर्ल्ड के अंदर काताकुरी लूफी से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुका है। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है स्ट्रॉ हेड। और लूफी दोबारा से रेले की ट्रेनिंग को याद करता है और दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लूफी का एक पैर कांप रहा होता है और इसे इस पैर से कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है और खड़ा हो जाता है। अरे यार, ये बंदर दोबारा कैसे खड़ा हो सकता है? पर कोई बात नहीं, इस बार मैं पहले से भी 10 गुना ज्यादा पावर से अटैक करूंगी। लूफी दोबारा से फोकस करने लगता है और इसी मौके पर फ्लैम्पे दोबारा से इस पर नीडल से हमला कर देती है, पर लूफी इससे डॉज कर जाता है, पर अगले ही पल नीचे जमीन पर भी गिर जाता है। और फ्लैम्पे और इसके साथियों के हंसने की आवाज काताकुरी को आ जाती है और काताकुरी सारा मामला समझ जाता है कि ये सब फ्लैम्पे कर रही है। लूफी दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है, पर इस बार गिर जाता है, जिसकी वजह से इसके चेले चपाटे हंसने लगते हैं। जरा उस बंदर को तो देखो, उसके पैर कितने बुरे तरीके से कांप रहे हैं। वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे सामने कोई दूध पीता बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और इनके हंसने की आवाज सुनकर काताकुरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फ्लैम्पे, अब ये मत कहना कि ये सब तुम्हारे द्वारा किया गया है। अरे जरा देखो, मेरे बड़े भैया इसी तरफ देख रहे हैं। अब मुझे पता है वो मुझे आकर शाबाशी देंगे। काताकुरी फ्लैम्पे की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अच्छा फ्लैम्पे, ये सारा किया हुआ तुम्हारा है। हाँ, तुमने अपनी फेवरेट साइलेंट ब्लोगन का यूज किया, उसी वजह से उसके मूवमेंट्स ढीले पड़ गए और स्ट्रॉ हेड की कंसंट्रेशन को तुमने भंग कर दिया। मैंने ये चीज नोटिस तो की थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर मुझे लगा कि ये सब कुछ स्ट्रॉ हेड की ही गलती है और ऑफ बैलेंस हो गया। और मैंने उसी कंडीशन में अपने वेपन से उस पर हमला कर दिया और उसके पेट में इतना बड़ा छेद कर दिया जो कि उसकी जान ले सकता है। काताकुरी गुस्से से पागल हो जाता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कभी भी ऐसे जीतना चाहूंगा? और फ्लैम्पे अभी भी अपने ख्याली पुलाव पका रही होती है। फ्लैम्पे, वो तुम ही हो ना जिसने स्ट्रॉ हेड पर हमला किया? हाँ जी भैया, ये मैंने ही किया था। आप मुझे हक करने वाले हो ना? इस उम्मीद में कि काताकुरी इसके सर पर हाथ फेरेगा, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा, पर काताकुरी अपने उस वेपन को घुमाता है और सीधा अपने पेट पर दे मारता है। इसे कहते हैं गाइस सच्चा सोल्जर। सही बंदा भाई ये तो। काताकुरी अपने वेपन को फेंक देता है और उस स्कार्फ को भी, जिसके जरिए से इसने अपने चेहरे को हाइड करके रखा हुआ था। और ये देखकर फ्लैम्पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जब दो मर्द आपस में लड़ रहे हो तो उनके बीच में नहीं आ जाता है। और काताकुरी का ये चेहरा देखकर फ्लैम्पे और ये सभी लोग डर जाते हैं और फ्लैम्पे डर के मारे पीछे जा गिरती है। नहीं, हम मेरे भाई नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे पास इतना समय है एक ऐसे इंसान पर हंस सको जो अपनी जिंदगी के लिए यहाँ पर लड़ रहा है, तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर हंसना है तो मुझ पर हंसो। फ्लैम्पे रोने लगती है, पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कितने ज्यादा भद्दे हो। तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम वो बड़े भैया नहीं हो जिसे मैं हमेशा एडमायर करती हूँ। तुम्हारा चेहरा कितना भद्दा है, किसी जंगली ईल के जैसा। मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। मुझे तो शर्म आ रही है ये कहने में भी कि तुम मेरे सगे बड़े भैया हो। और चिंगम को इसके मुंह पर थूक
थूक देती है, पर काताकुरी इसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता है और इसे चिंगम को हटाकर यहाँ से चले जाता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ कहोगे नहीं, या फिर तुम्हें भी रियलाइज हो चुका है कि वाकई में तुम इतने ज्यादा भद्दे हो कि तुम यहाँ पर कुछ बोलने के लायक ही नहीं हो? और काताकुरी को एक फ्लैशबैक भी आता है जब बचपन में बाकी के सभी दोस्त इसके चेहरे की वजह से इससे जंगली और मॉन्स्टर ईल कि तुम लोग जिंदगी भर इस दर्द को याद रखोगे। स्ट्रॉ हैट, तुम्हें नहीं लगता ये लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं? हाँ, शोर तो मचा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, अब इस अगले मूव से ये लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और ऐसा बोलकर लूफी और काताकुरी दोनों ही अपनी कॉन्करर्स हाकी का यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके दायरे में जितने भी गार्ड्स होते हैं सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और लूफी को कॉन्करर्स हाकी का यूज करता हुआ देखकर फ्लैम्पे भी शॉक्ड हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये बंदर कॉन्करर साकी का यूज कैसे कर सकता है? मैं बेहोश हो रही हूँ। और ऐसा बोलकर ये चूहिया भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम बैचे को देखते हैं और इसे एक आइलैंड नजर आता है। हमें इस आइलैंड पर बढ़ना चाहिए और यहाँ पर जाकर बिग मॉम को उस केक को खिला देना चाहिए। जिस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर ये तुम क्या कर रही हो मोहतरमा? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा बिग मॉम अभी कितने ज्यादा गुस्से में है? अगर हमने थोड़ी देर और लेट कर दी तो शायद हम पर हमला भी कर दे। नहीं बेजी, हमें फ्लफी आइलैंड पर जाकर रुकना होगा, क्योंकि अगर अभी हम इस सामने वाले आइलैंड पर चले गए और मामा को केक खिला देते हैं तो किसे पता केक खाते ही मामा को होश आ जाए और वापस से नामी और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग फ्लफी आइलैंड पर जाएं, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर भी है। और अगर मामा को केक खाने के बाद होश आ भी जाता है तो भी नामी और उसके दोस्तों को यहाँ से बचने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है भाग्यवान, जरा गौर से देखो मामा की हालत को देखो, वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और बिग मॉम भूख की वजह से बहुत ही ज्यादा स्लिम ट्रिम हो चुकी है और किसी जंगली जानवर की तरह वेडिंग केक को देखकर लार टपका रही होती है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हालत में फ्लफी आइलैंड पर जाऊंगी बचे। मुझे हर हालत में नामी का कर्ज चुकाना होगा और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं उसे लगाऊंगी। और शिफॉन की ये सारी बातें सुनकर बैजे को भी इसकी बात माननी पड़ती है। ठीक है भाग्यवान, हम सभी लोग फ्लफी आइलैंड पर जाएंगे। अपने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लो। और सनी पर सांची ने अपना पूरा प्लान सभी को बता दिया है और पुडिंग को लेकर ककाओ आइलैंड की तरफ रवाना हो जाता है। कैरेट को भी होश आ जाता है और इसे देखकर चॉपर इससे पूछता है कि एक बात तो बताओ, अभी अभी जो फॉर्म तुमने यूज की थी, इस फॉर्म को कैट वाइपर और ड्यूक डॉग शॉम भी यूज कर सकते हैं क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं था। वाइपर और डॉग का ट्रांसफॉर्मेशन तो और भी ज्यादा कमाल का है। ये इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। चोब्रो, ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्मूदी एक सरप्राइज स्लैश अटैक सनी की तरफ कर देती है, पर सही वक्त रहते जिम्बे इस अटैक को डॉज कर लेता है और स्मूदी अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करती है और यहाँ पर मौजूद जितने भी कैदी थे इन सभी के अंदर का जूस निचोड़ना शुरू कर देती है और जैसे जैसे लोगों को एब्सॉर्ब करती रहती है और भी ज्यादा बड़ी होती रहती है और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसके बाद एक के बाद एक लगातार फ्लैश अटैक्स 1000 सनी पर करती रहती है। ये देखकर नामी और जिम्बे दोनों मैदान में आ जाते हैं और नामी जिम्बे को गाइड करते हुए इन सभी अटैक्स की डायरेक्शन को जिम्बे को बताती है कि अटैक लेफ्ट से है या फिर राइट से है। जिम्बे नामी की डायरेक्शंस को फॉलो करता है और दोनों मिलकर हर एक अटैक से सनी को बचा लेते हैं। इसके बाद दोनों अपने पंचेस को एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो काताकुरी का पंच लूफी के फेस पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से लूफी अनकॉन्शियस होकर नीचे जमीन पर गिरने लगता है। पर अगले ही पल लूफी खुद को बैलेंस करता है। ये देखकर काताकुरी भी शॉक्ड हो जाता है और एक स्माइल करता है। तभी लूफी दूसरे हाथ से एक मुक्का बनाता है और घुमाकर काताकुरी की गाल पर लैंड कर देता है, जिसके बाद दोनों ही अपनी कॉन्करर्स हाकी को रिलीज करते हैं और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉन्करर्स हाकी के क्लैश को देख पाते हैं। दोनों दूर छिटक जाते हैं और एक दूसरे पर मुक्कों की बारिशें करना शुरू कर देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है स्ट्राइड कि तुम कितनी ज्यादा जल्दी ग्रो
झांक रहे हो, क्योंकि अंत में वो मैं ही होऊंगा जो कि आखिर तक यहाँ पर टिका रहेगा। अब काताकुरी एक जायंट सा डोनट बनाता है मोची के जरिए से और उस पर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और बहुत सारी स्पाइक्स को भी निकालता है और इन कांटों से लूफी को टारगेट करता है, पर लूफी बहुत इजीली इन सभी से बच जाता है और काताकुरी समझ जाता है कि लूफी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज करने में और भी ज्यादा माहिर होता जा रहा है और लूफी से कहता है कि लगता है तुम और ज्यादा अब फ्यूचर में झांकना शुरू कर चुके हो। लूफी जंप करते हुए ग्रिजली मैग्नम से इस पर हमला करता है और दोनों की फिस्ट कोलाइड कर जाती है और हम वापस से एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर रेले के हाथ में एक बैट जैसी चीज होती है जिस पर रेले ने आर्मामेंट हाकी की कोटिंग कर रखी थी और उसका यूज करके लगातार लूफी को मार रहा होता है। पर यहाँ पर एक शर्त होती है कि लूफी को हर हालत में 100 बार रेले की अटैक से डॉज करना होगा, तभी इसे खाने के लिए कुछ मिलेगा। पर लूफी इसमें नाकामयाब हो जाता है, इसलिए इसे रात पर कुछ नहीं मिलता और इसे भूखा ही सोना पड़ता है। पर जिन जानवरों के साथ ये ट्रेनिंग करता था ये लोग इसके लिए खाना लेकर आ जाते हैं। ये देख कर लूफी खुश तो होता है पर उन्हें मना कर देता है कि मैं इन्हें नहीं खा सकता। अगर तुम लोग मेरी मदद करना ही चाहते हो तो क्यों ना अपने सारे दोस्तों को यहाँ पर ले आओ, है ना? तुम सभी लोग मेरी ट्रेनिंग में हेल्प कर सकते हो। और ये सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और एक एक करके लूफी पर अटैक करते हैं, जिनके अटैक्स से लूफी डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है और लूफी की बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रही होती है। और ट्रेनिंग के दौरान एक बहुत जायंट सा लायन आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और गुस्से में लग रहा था और लूफी पर हमला कर देता है, लेकिन लूफी इसके हर एक हमले से डॉज करते हुए सीधा इसके पास जाता है। पर लूफी इस पर हमला नहीं करता है, पर देखता है कि इसके पैर में एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा फंस चुका है, जिसकी वजह से इस लायन को दर्द हो रहा होता है। लूफी उस लकड़ी के टुकड़े को निकाल देता है और ये लायन भी लूफी का दोस्त बन जाता है, जिसके बाद लूफी दोबारा से ट्रेनिंग करता है और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब लूफी रेले के 100 अटैक्स को डॉज कर जाता है और लूफी को खाने को भी मिल जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। लूफी ठूस ठूस कर खा रहा होता है। तुम इंसानों के साथ साथ जानवरों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो लूफी, तुम इन्हें काफी बेहतर ढंग से फील कर सकते हो। पर मैं इतना भी जानता हूँ कि तुम्हें इस बात के बारे में मालूम ही नहीं होगा कि इसे कैसे किया जाता है। हाँ जी दद्दू, आपने सही कहा। तो जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर सब कुछ वैसा ही है तो मैं इतना जानता हूँ लूफी कि भविष्य में तुम अपने दुश्मन की मूवमेंट्स को भी ट्रेस कर सकते हो, क्योंकि भविष्य में तुम्हारा ऐसे लोगों से भी सामना होगा जो कि भविष्य में बहुत अच्छे से जाग सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ लूफी कि 2 सालों की ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी जिसके लिए तुम उन्हें हरा सको। तो आखिर बताओ उनके लिए तुम्हारा प्लान क्या है? दद्दू यार वो मुझे नहीं पता, ये डिपेंड करता है मेरे सामने वाला ओपोनेंट मेल है या फीमेल है। खैर ये सब बातें छोड़ो, ट्रेनिंग का समय हो चुका है। और प्रेजेंट में काताकुरी ने लूफी का गैटलिंग अटैक ही इस पर जड़ दिया था, पर लूफी इसके हर एक हमले से बहुत इजीली डॉज कर पा रहा होता है। और अब काताकुरी अपना एक नया अटैक परफॉर्म करता है, बर्निंग मोची, और किसी रॉकेट की तरह ये अटैक सीधा लूफी पर पड़ जाता है और ये लोग दोबारा से अपनी गैटलिंग का यूज करते हैं और कॉन्करर्स हाकी का भी एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलता है। बहुत सारे अटैक्स लूफी को तो पड़ ही रहे होते हैं जो कि काताकुरी कर रहा था, पर एक बहुत बड़ा चेंज ये आया था कि लूफी के भी लात घूस से मुक्के जैसे कुछ अटैक्स काताकुरी को पड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर अवन के पास और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि लूफी को दबोचने के लिए यहाँ पर आए थे। हम सब की मौजूदगी में उस स्ट्रॉ हेड के बचने का कोई भी चारा नहीं है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर लूफी की हालत लड़ लड़ कर खराब हो चुकी है। अब तुम देखते जाओ काताकुरी, अब जिसे मैं यूज करने वाला हूँ मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और लूफी अपने हाथों में आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और 4th गियर का एक नया लेवल अनलॉक कर देता है। लूफी की आंखों में बहुत ही सारा गुस्सा और एनर्जी नजर आती है। स्नेक मैन। और हम वापस से लूफी की ट्रेनिंग को देखते हैं जहाँ पर लूफी अपने बाउंस मैन वाले गियर को रेले को दिखाता है। क्या बात है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है बच्चे, तुमने अपनी बॉडी को फुला लिया है और साथ ही में इस पर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग भी की है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पहले से ज्यादा टफ और हार्ड हो चुकी है। दद्दू मेरे पास कुछ और भी है आपको दिखाने के लिए। और लूफी उड़ कर दिखाता है। क्या बात है, तुम तो हवा में उड़ सकते हो। और अगले ही पल लूफी अपना एक अटैक करके दिखाता है जिसका नाम है गम गम कॉन्ग गन। और ये अटैक देखने के बाद रेले समझ जाता है कि लूफी के इस हमले में बहुत ज्यादा ताकत है। एक बात तो बताओ जरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस फॉर्म का यूज करके अपने दुश्मनों को हरा सकते हो? क्या इतना उनके लिए काफी होगा? और लूफी अपना एक अटैक सीधा रेले पर कर देता है फ्लेक्स करने के लिए, पर रेले को छू तक नहीं पाता है और सिर्फ एक ही मुक्के से रेले लूफी को ठिकाने लगा देता है। जरा रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ दद्दू। और गम गम गन ऑर्गन गन का यूज करता है और रेले पर अटैक करता है। लूफी को अपने इस हमले पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, पर रेले को छू तक नहीं पाता है और रेले बहुत इजीली इसके सारे अटैक्स से डॉज कर जाता है। लूफी को समझ नहीं आता कि आखिर इसे छू क्यों नहीं पा रहा है। इसे ही कहते हैं कलर ऑब्जर्वेशन हाकी, यानी कि फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लूफी गियर 4th के स्नेक मैन वाले फॉर्म में आ जाता है और ये फॉर्म देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है दोस्तों। गियर 4 स्नेक मैन। मानना पड़ेगा स्ट्रॉ हेड, तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन लुक बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तुम भी एक बात जान लो, तुम्हारी ये जो फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी है बहुत ही ज्यादा कमाल की है, तो अगर मुझे तुम्हें हराना है तो मुझे कुछ ऐसा यूज करना पड़ गया है जो कि इससे टक्कर देगा। और ऐसा बोलकर लूफी इस पर हमला करता है, पर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके काताकुरी इजीली डॉज कर जाता है। पर तभी काताकुरी को अगले ही पल एहसास होता है और खुद से सवाल करता है कि अभी लूफी ने मेरे सामने अपना पावर अप किया है तो आखिर इतना सिंपल हमला कैसे कर सकता है। पर इससे पहले कि कुछ कर पाता, लूफी का एक और मुक्का उड़ता उड़ता सीधा इसकी गालों पर आकर लैंड करता है और ये देखकर काताकुरी एकदम से हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर अभी इसके साथ हुआ क्या। लेकिन इससे पहले कि काताकुरी कुछ समझ पाता, उससे पहले
ही लूफी के 3-4 पंचेस इसको पड़ जाते हैं। काताकुरी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके पता लगाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और देखता है कि असल में लूफी का ये जो पंच है बहुत सारे डायरेक्शंस में टकराने के बाद काताकुरी को आके पड़ता है, पर काताकुरी बहुत इजीली लूफी के इस फॉर्म को अडॉप्ट कर लेता है और दोबारा से डॉज करना स्टार्ट कर देता है और लूफी जेट कल्वरीन अटैक यूज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा तेज होता है और जैसे ही काताकुरी इस अटैक से टकरा जाता है तो बहुत दूर वॉल्स को तोड़ते हुए दीवार से टकरा जाता है और अगले ही पल सामने की दीवार को तोड़ते हुए लूफी तेजी से इसके पास आता है। अब तुम्हारा खेल खत्म काताकुरी। पर काताकुरी खुद को डोनट की शेप में बना लेता है जिसकी वजह से लूफी से और भी ज्यादा तेज हो जाता है, पर अगले ही पल लूफी दोबारा से इस पर अपनी दोनों मुक्कों से हमला करता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करते हुए काताकुरी इसके दोनों पंचेस से डॉज करते हुए तेजी से भाग रहा होता है। लूफी के मुक्के तेज तो थे पर काताकुरी उससे भी ज्यादा तेज निकलता है। मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ, तुमसे ज्यादा तेज भी। मुझे हराने के बारे में भूल जाओ स्टॉहेड। और धीरे धीरे लूफी के पास आ जाता है और काताकुरी अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेता है और उसमें बहुत सारे नुकीले कांटे भी निकल आते हैं और लूफी की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। ये अटैक इतना ज्यादा तेजी से होता है कि लूफी को इससे डॉज करने का मौका नहीं मिल पाता है और इसकी चपेट में आ जाता है और बुरी तरह से फंस जाता है और काताकुरी लूफी को घुमा घुमा कर आसपास की दीवारों में दे मारता है जिसकी वजह से लूफी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है और काताकुरी अपने कंधे में जितनी भी ताकत होती है पूरी लगाकर लूफी को उठाता है और जमीन पर पटक देता है और काताकुरी अभी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। काताकुरी किसी भी एंगल से लूफी से कमजोर नजर नहीं आ रहा होता है, फिर चाहे बात हो स्ट्रेंथ की या ऑब्जर्वेशन हाकी की, और इसने लूफी की हालत खराब कर दी होती है। और यहाँ पर सांजी और पुडिंग चोको आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं और देखती है कि अवन के अलावा इसके जो बाकी के भाई बहन होते हैं ये सभी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी ने लूफी को धर दबोचने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। और जब ये सारी बात सांजी को बताती है, पुडिंग मुझे लगता है कि अभी वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा और मैं यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ जब तक मेरा कैप्टन वापस ना आ जाए। पर यहाँ पर रहना भी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि अगर किसी ने हमें यहाँ पर देख लिया तो हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हाँ सांची तुमने सही कहा, मैं कोई सेफ जगह को ढूंढती हूँ। और पुडिंग को एक सही जगह मिल जाती है जो कि सेफ है, पर यहाँ पर डायरेक्टली जाना खतरे से खाली नहीं था। और तभी इसका कारपेट कहने लगता है, मिस पुडिंग, अगर आप चाहें तो मैं बहुत नीचे से फ्लाई कर सकता हूँ और आप लोगों को सेफली वहाँ पर ले जा सकता हूँ। और एक कारपेट इन्हें बहुत सेफली उस जगह के पास लेकर चला जाता है